हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम वेस्ट मैनेजमेंट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड सॉइल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बेसिक इंटीग्रल पार्ट है आपके एग्जामिनेशन पेपर का, जिस पे आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। चैनल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पहले से वीडियो अपलोडेड हैं, जिनमें वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है, राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन को हम कैसे जानेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया किस तरीके के हैं, उनके क्या यूजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या हैं, और टोपोग्राफी, इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। So for the first question is the dry waste consists of the waste that is dry waste जिस जगह पे होता है उसके अंदर क्या वेस्ट आता है, कौन सा वेस्ट आता है, तो इज इट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन टॉक्सिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कंपोज्ड हो जाता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, और डिकम्पोज हो जाने वाले वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो नहीं होता, लंबे समय तक नहीं होता, उससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ड्राई वेस्ट वो वेस्ट होता है जो पैकिंग के लिए यूज किया गया है। इसके लिए यूज होता है बेसिकली पैकिंग के लिए। सो ऑप्शन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट वेस्ट इज द वेस्ट दैट इज इन द नेचर। वेट वेस्ट कैसा वेस्ट होता है? वेट वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? इज इट नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इट इज प्लास्टिक, ग्लास और स्टील एक्सेट्रा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा वेस्ट है? रिसाइकेलेबल है या टॉक्सिक है? तो रिसाइकेलेबल वेस्ट जो होता है उसे हम वेट वेस्ट कहते हैं, और ये वेस्ट हमारे लिए कह सकते हैं रिसाइकेलेबल होता है, इसलिए इसे हम वेट वेस्ट का नाम देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफ वेस्ट इज द की टू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। क्या करना हमारे लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट चीज है? तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम सेग्रीगेशन की बात करें। सेग्रीगेशन क्या होता है? जिसमें हमें कलेक्शन एज वेल एज उसका डिकम्पोजिशन देखना होता है। जो मॉडिफिकेशन है वो चेंजेस के लिए आता है, तो क्या हमें चेंजिंग करनी है कोई? नो। सॉलिडिफिकेशन, क्या हमें उसे कोई मेटल में कन्वर्ट करना है? नो। देन नाइट्रिफिकेशन, ये केमिकल प्रोसेस है। सो इन दिस वे वी विल फाइंड दैट most effective waste management is that is done by segregation. So option A will be the right answer for this question. Move to the next question. Is the cheapest method of waste disposable? वेस्ट का डिस्पोजल करना, वेस्ट को डिकम्पोज करना, हैंडलिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या इसके लिए सबसे आसान तरीका है? सैनिटरी लैंडफिल इसके लिए आसान तरीका है। इंसिनरेशन या रिसाइकलिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिसाइकलिंग को टिक करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि रिसाइकल अगर कर लिया जाएगा तो वेस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। याद रखेंगे, जो वर्तमान समय में हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं पर भी वेस्ट को फेंक देना मीन्स थ्रो वेस्ट, थ्रू वेस्ट इन ओपन एरिया, वेस्ट इन ओपन एरिया। ये हमारा जो वेस्ट का मैनेजमेंट है ये ओपन डंपिंग के लिए आता है, और इसलिए ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? इसे हम क्या कर सकते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से मूव करता है, डिकम्पोजिशन से, और फाइनली ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम कंपोस्ट को सॉयल से मिलाएंगे तो हमारी सॉयल क्या हो जाएगी? हमारी सॉयल में ह्यूमस का पार्ट बढ़ जाएगा, और इस तरीके से ह्यूमस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द वे ऑफ डिस्कम्पोजिंग वेस्ट ऑन द लैंड विदाउट कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड और अ पब्लिक सेफ्टी। तो अगर हम पब्लिक सेफ्टी या हेल्थ हैजार्ड को देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए रहेगी, हम क्या करें, तो क्या हम डंपिंग करें? अगर डंपिंग करेंगे तो पोल्यूशन होगा, रिसाइकलिंग करेंगे तो रिडक्शन होगा, इंसिनरेशन इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। तो हमें क्या करना है? हमें सैनिटरी लैंडफिल करना है। मींस एक जमीन में हम डिगिंग करेंगे
और यहाँ पे वेस्ट को डाल करके उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल देंगे तो ये हमारे लिए डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। एरोबिक मेथड क्या है? जो एयर से यूजफुल है। एयर के माध्यम से अगर कोई हमारा मेथड है जो एयर को यूज करते हुए इसको कंप्लीट करता है तो वो हमारा कौन सा मेथड होगा? तो डिकम्पोजिंग ऑफ द वेस्ट है तो डिकम्पोजिशन हमारा कंपोस्टिंग के माध्यम से होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम हाउसहोल्ड अंडरग्रो टू फ्रॉम कंपोस्ट। अगर हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो घरेलू वेस्ट है, वो हाउस होल्ड किस प्रोसेस से गुजरता है जिससे कि वो कंपोस्ट बना दे? तो कंपोस्टिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के लिए वेस्ट को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और उसे हम मैन्योर के फॉर्म में डेवलप होने के लिए वेस्ट को यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंपोस्टिंग रिजनरेट पुअर सॉइल्स बाय एडिंग। एक बार फिर से कंपोस्टिंग पुअर सॉइल को एक बार पावरफुल बना देती है। उसमें क्या जोड़ देती है वो? क्या वो न्यूट्रिशंस जोड़ती है, मैन्योर जोड़ती है, ह्यूमस जोड़ती है या ऑक्सीजन जोड़ती है? तो अगर हम देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि जो कंपोस्टिंग है वो मैन्योर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है और सॉइल के साथ जब मैन्योर को प्लस किया जाएगा तो वो सॉइल ह्यूमस सॉइल हो जाएगी, उसमें ह्यूमस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इज द प्रोसेस टू यूज्ड वेस्ट डिस्पोजेबल बाय म्यूनिसिपैलिटीज एंड इंडस्ट्रीज। म्यूनिसिपैलिटी और इंडस्ट्रीज के द्वारा वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कौन सी हमारी प्रोसेस यूज होगी? कंपोस्टिंग नहीं, ये फार्मर्स के द्वारा यूज होती है। डंपिंग ये म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किया जाता है। इंसिनरेशन दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। बर्निंग ऑफ वेस्ट थ्रू हीट, वेस्ट को हीट के माध्यम से बर्न आउट कर देना हमारा इंसिनरेशन कहलाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन इंसिनरेशन होगा। नेक्स्ट, वेस्ट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड। वेस्ट को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं किस प्रोसेस से? वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें कौन से प्रोसेस यूज करने होंगे? तो उसमें हमारा थ्री एस एस या आर्स या सी एस या एम एस है, तो ये 3 Rs हैं। ये हमारे 3 R हैं जिनमें हमारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्स। तो 3 Rs में कौन सा नहीं है? तो रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है, रीजनरेट हमारा नहीं है। दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज अ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन। तो यहाँ से हम अपने क्लाइमेट के चैप्टर पे आ जाते हैं। तो इसे क्या हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं? नो, क्योंकि ये तो विंटर टाइम पे चलता है। लू, यस इट इज द राइट आंसर। काल बैसाखी ये मंथ ऑफ बैसाख होता है। चेरी ब्लॉसम ये भी हमारा समर सीजन के जो हमारा रेनी सीजन स्टार्ट होता है उसके टाइम पर आता है। तो लू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंड क्रॉप एसोसिएटेड विद द लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल से कौन कौन सी क्रॉप हैं? तो क्या व्हीट एंड राइस है? नो, व्हीट एंड राइस इज एसोसिएटेड विद इलुवियल सॉइल। शुगर केन एंड राइस ये आपकी ब्लैक सॉइल से रिलेटेड है। Maize and bajra, this one is because they are known as a dry crops and laterite soil डिफिशियंट होती है मॉइस्चर कंटेंट को रोकने में, इस कारण हमें मेज एंड बाजरा को टिक करना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नो, बिकॉज इंडिया में इतनी रेन ट्रॉपिकल एरिया में नहीं है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट नो। Tropical deciduous forest, this one is correct because Tropic of Cancer moves throughout the India, हाफ पार्ट में इंडिया के ये रहती है। तो यहाँ पर से हमको ये आंसर टिक करना है। इन्हें हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन, ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। सो ओल्डेस्ट कोल फील्ड मीन्स एंशियंट कोल फील्ड कौन सी है? तो हमारी जो रानीगंज है ये हमारी ओल्डेस्ट कोल फील्ड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रेजिंग इन एनिमल इन इज द फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग,
या प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग या कॉमर्शियल फार्मिंग। तो चारों फार्मिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंटेंसिव फार्मिंग कौन-सी है? जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें हमारा लेस कैपिटल रहता है और लेबर हाई रहता है और मल्टीपल क्रॉपिंग होती हैं। प्लांटेशन फार्मिंग वन टाइम प्लांटिंग होती है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है चूँकि यहाँ पे क्रॉप नहीं मिल रही हैं। मिक्स्ड फार्मिंग ये वो चीज़ है जहाँ पे हमें क्रॉप्स एज़ वेल एज़ फॉडर भी मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो ऑप्शन सी है मिक्स्ड फार्मिंग के लिए जानी जाएगी। मिक्स्ड फार्मिंग में फूड एंड फॉडर दोनों हमारा टारगेट होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंडस्ट्रीज आर नोन एज अ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं और ये बड़े पैमाने पर होती हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज नो, दीज आर नॉट ऑल्सो पॉसिबल। कॉटेज इंडस्ट्रीज यस, ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो विलेज लेवल पर होती हैं, इनका विलेज लेवल होता है और फैमिली मेंबर्स इसमें हेल्प करते हैं। फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स की हेल्प से जो विलेज लेवल पर चलती हैं वो हमारी बेसिक कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं और इसी कारण इनको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राउरकेला स्टील प्लांट्स वाज बिल्ट विद द कॉपरेशन ऑफ। तो राउरकेला जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो स्टील इंडस्ट्रीज है, ये हमारी जर्मनी के कोलैबोरेशन से बनी थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो कि अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेस करता है? तो बेसिकली एयरवे, रोडवे, वाटरवे या रेलवे। तो यहाँ पर जो रोडवे है वो हमारे एयरवे और रेलवे को बेस करता है। यानी ये दोनों के दोनों तभी चल पाएँगे जब हमारा रोडवे बहुत अच्छा होगा। दैट्स व्हाई रोडवे इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट इज़। वेस्ट को अगर हम चीपेस्ट मेथड से डिकम्पोज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो डंपिंग जो हमारा है वो चीपेस्ट मेथड है, क्योंकि कहीं पर भी वेस्ट को फेंक देना, वेस्ट थ्रो ऑफ, ये हमारा चीपेस्ट मीन्स होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडस्ट्रीज फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो की इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? की इंडस्ट्रीज जो अदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए हैं, क्या वो केमिकल हैं, आयरन स्टील हैं, कोल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं? तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स विल नॉट बी राइट आंसर। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन और की ऑफ अदर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जितनी भी मशीन्स होंगी, मशीन्स का डेवलपमेंट आयरन से ही होना है। तो इस तरीके से आयरन इंडस्ट्री को हम बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गली इरोजन इज अ कॉमन एरिया ऑफ। तो गली इरोजन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिल इरोजन होता है और रिल इरोजन थोड़ा सा बड़ा जब हो जाता है तो वो गली इरोजन का फॉर्म लेता है। तो इस तरीके से ये जो इरोजन होता है ये हमारा हिली एरिया में होगा, क्योंकि वाटर हिली एरिया में एक इरोजन का बेसिक कंपोनेंट है। बाकी जो चंबल बेसिन, गंगा बेसिन है, ये रिवर के हैं और राजस्थान हमारा एयर के इरोजन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इज़ यूज्ड फॉर हार्डनिंग स्टील। स्टील को हार्ड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? तो स्टील को हार्ड करने के लिए बेसिकली हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखेंगे। 18% स्टील में क्रोमियम होता है और ये हमारी स्टील को रस्टिंग से बचाता है। तो इन दिस वे स्टील को हार्ड करने के लिए क्रोमियम सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय यूजिंग क्रोमियम। बीच में आपको इनमें से कॉपर, सिलिका, कार्बन और निकल में से कुछ भरना है या टंगस्टन। तो यहाँ पर जब हम आगे देखेंगे तो हमारी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आयरन के गैल्वेनाइजेशन में, जिसमें हमारा सबसे पहले क्रोमियम आता है, फिर हमारा कार्बन आता है और फिर हमारा टंगस्टन आता है। तो इस तरीके से कार्बन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। अगला है। मोल्टेन आयरन इज ऑब्टेन्ड। मोल्टेन आयरन, मेल्टेड आयरन ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ आयरन ओर रिडक्शन एज अ।
तो यहाँ पर जो मोल्टेन आयरन हम जब निकालते हैं, हमारे जो कच्चा लोहा आता है, उससे हम कास्ट आयरन का नाम देते हैं। और कास्ट आयरन जो होता है, ये आयरन हमारे सांचों में ढाल करके डिफरेंट मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इज़ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया इन पब्लिक सेक्टर। तो आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील प्रोडक्शन, ये सारे नेम्स ही नहीं है। हमारा SAIL, सेल, SAIL is Steel Authority of India Limited. That's why option D will be the right answer for this. And SAIL के डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसे हम 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस आयरन। इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो हमारे सेल के लिए आयरन प्रोड्यूस करता है? तो इनमें भिलाई एंड दुर्गापुर का नाम प्रमुख है। ऑल्दो इस सेल के 5 प्लांट्स हैं, जिनमें से भिलाई एंड दुर्गापुर प्रमुखता से माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। तो इंडिया में ओल्डेस्ट स्टील प्लांट की बात करें तो टेस्को इज़ द ओल्डेस्ट वन। इसमें जमशेदजी टाटा का नाम आपने सुना होगा। तो टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमारी सबसे एंशियंट है। दैट्स वाई टेस्को इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। तो ये यूएसएसआर के डेवलपमेंट से थी। तो यूएसएसआर चूंकि अब खत्म हो चुका है, इसलिए अर्स्टवाइल यूएसएसआर कहा जाएगा और इसे छत्तीसगढ़ में डेवलप किया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। सो इन 1955 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है, मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ द भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट को पावर कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना है, कोरबा जो हमारा पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ से हमें पावर सप्लाई मिलती है हमारे भिलाई स्टील प्लांट को। बोकारो, बालाघाट, दुर्ग, ये जो बालाघाट है वो कोल के लिए है, दुर्ग और बोकारो हमारे स्टील के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कोरबा को हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट वॉज बिल्ट विद द कॉर्पोरेशन ऑफ। तो राउरकेला जो है ये हमारा जर्मनी के डेवलपमेंट से बना था और ये सुंदरगढ़ में डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। विशाखापट्टनम इज द फर्स्ट स्टील बेस्ड प्लांट इन इंडिया। तो विशाखापट्टनम जो है ये विजाग का हमारा ओल्ड नेम है और विजाग हमारा इंडिया के ईस्टर्न प्लांट पे, यहाँ पर जो ईस्ट घाट है वहाँ पर है और इसी कारण इसको हम सोर बेस्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में बहुत अग्रणी माना जाता है। तो जो आयरन का डेवलपमेंट है, आयरन का एक्सपोर्ट प्रमोशन है, वो विशाखापट्टनम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ऑब्टेन्स स्टील फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इसको किसके माध्यम से मिलता है? तो ये हमारा बैलाडीला जो प्रोडक्शन सेंटर है वहाँ से स्टील इसको मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑर्गेनिक केमिकल डिराइव फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल लाइक एलपीजी एंड कोल। तो हमारे पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं, और ये पेट्रो के बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके कारण इनको हम यहाँ पर पेट्रोकेमिकल को बाई प्रोडक्शन बोलते हैं इनका, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप दैट रिक्वायर्स यूनिफॉर्मली हाई। अब क्या चाहिए कॉटन को? तो कॉटन में रेनफॉल भी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए जिससे कि बर्स्टिंग अच्छी हो, और ह्यूमिडिटी भी चाहिए जिससे सही से आयरन की राइटनिंग हो सके। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को चाहने के कारण हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉटन प्लांट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू। कॉटन के लिए सबसे हार्मफुल जो चीज़ है वो है हमारी फ्रॉस्ट। अगर फ्रॉस्ट होगा तो कॉटन बर्ड्स मर जाएंगी, और इस कारण हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज अ सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ब्लैक सॉइल हम सभी जानते हैं, जिसे हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। ये हमारी मैग्नीशियम से रिच होती है और सॉइल रिटेंशन, वाटर रिटेंशन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे हम ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर और लिंट सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन के फाइबर और लिंट जो कॉटन सीड्स होते हैं उनको गिनिंग प्रोसेस से हम अलग करते हैं। स्पिनिंग जो है ये वूल के मेकिंग का प्रोसेस है। प्रूनिंग जो है ये टी से रिलेटेड है, और डीसीडिंग जो है ये क्रॉप से रिलेटेड होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन गिनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंफीरियर सब्सटीट्यूट ऑफ द जूट विच इज कोर्सर एंड लेस स्ट्रॉन्ग देन जूट इज। तो इट इज मेस्टा। मेस्टा क्रॉप जो है
वो हमारी जूट का एक सब्स्टिट्यूट मानी जा रही है और इस तरीके से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल गिव्स द हैवीएस्ट यील्ड ऑफ द जूट। कौन सी सॉइल है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सकता है? तो लूमी सॉइल इज द हाईएस्ट ऑप्शन फॉर गिविंग अस the crop. That's why option B will be the right answer. Next, softens the outer bark of the jute and facilitate the removal of fiber within. So jetting, no, this one is not, no process. Matting, no. Netting, no. Retting is a microbiological process. Microbiological process है जो इसके आउटर बार्क को रिमूव करने में मदद करता है, तो इसलिए हमारा रेटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टी डेवलप द मोस्ट विगोरसली अंडर। टी के लिए क्या पोजीशन मीन रहेगी? तो टी के लिए लाइट सेट और ड्राई स्पेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ह्यूमिडिटी विद ड्यू एंड फॉगी मॉर्निंग इज गुड फॉर द टी प्रोडक्शन। टी के प्रोडक्शन को यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टी श्रब्स इन नर्सरी। नर्सरी में टी श्रब्स को वापस ला करके हाई यील्डिंग वैरायटी की क्रॉप तैयार करना क्या कहलाता है? तो सैपलिंग्स में तो छोटे पौधे होते हैं। क्लोनल कटिंग, नो। क्लोनल ट्रिमिंग, नो। क्लोनल प्लांटिंग बोलेंगे, क्योंकि इससे हम एक जो क्रॉप होती है उसकी क्लोनिंग करते हैं, और इस तरीके से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टी श्रब्स कंटिन्यूज टू बी प्रोडक्टिव फॉर अबाउट। एक टी श्रब्स, इसे हम प्लांटेशन फार्मिंग इसीलिए कहते हैं, कितने ईयर तक क्रॉप देता है? तो ये अप्रॉक्स 50 ईयर्स तक हमें टी श्रब्स देता रहता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेराइटी ऑफ ट्री इज ग्रीनिश एंड ब्राउन इन द कलर। कौन सी वैरायटी है जो ग्रीनिश ब्राउन इन कलर है और इसी को हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं? तो ये उलोंग ट्री होती है जो ग्रीनिश ब्राउन होती है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ टी इज नॉर्मली कंज्यूम्ड इन रशिया एंड तिब्बत। रशिया एंड तिब्बत में कौन सी टी यूज़ की जाती है? तो इसे हम ब्रिक टी बोलते हैं। ब्रिक टी इज यूज्ड इन रशिया एंड तिब्बत, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड देन 50 क्वेश्चन, हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो India is the country which has largest tea producing area. So India will be the right answer for this question. Next is the largest producer of tea in India. India में कौन है स्टेट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो आसाम इज द राइट आंसर। आसाम में लार्जेस्ट एंड बेस्ट टी बागान्स हैं और टी एरिया, तो ऑप्शन D will be the right answer. And last question, which of the following is non-traditional coffee producing area? So traditionally coffee production हमारा कर्नाटका के एरिया में हो रहा था, और अब ये आंध्रा एंड उड़ीसा के एरिया में भी टी प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे हम नॉन ट्रेडिशनल या न्यू कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया के नाम से जानते हैं। सो इन दिस वे एरिया से जानते हैं। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड this section of multiple choice question. Next, remaining part of geography will be available very soon. Till then, keep watching, keep liking, keep sharing. Thank you.